हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं बता दूँ यूजीसी नेट पेपर 2 का क्लास लेके आया हूँ, जिसमें इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके अंतर्गत बता दें यूनिट 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्लास लेके आया हूँ। और हम लोग अभी पिछले क्लास तटस्थता वक्र की क्लास देख रहे थे, ठीक है। उन्हीं का एक भाग है उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। और उपभोक्ता का संतुलन हम लोग तटस्थता वक्र का प्रयोग करते हुए देखने वाले हैं, ठीक है। खास बात ये है, और आप लोग को आज तटस्थता वक्र से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, कि उपभोक्ता के संतुलन कैसे होती है। और इससे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले बताएं कि आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। उपभोक्ता का संतुलन, जैसे कि हम अब यह देखते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है, ठीक है। हम लोग उपभोक्ता का संतुलन देख चुके हैं। बाकी खास बात इसमें यह है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन कैसे होती है, समझ गए, तथा अपने संतोष को अधिकतम बनाता है, ठीक है। और यहाँ स्मरणीय है कि प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या इस आधार पर की है कि उपयोगिता मापनीय है, ठीक है। कौन कहते हैं? उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि उपयोगिता क्या है? मापनीय है। लेकिन तटस्थता की वक्र रेखाएं के माध्यम से उपयोगिता को मापनीय माने बगैर भी उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की जाती है, ठीक है। क्या है? उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या किया जाता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित दो बातों की जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है, कि आईसी वक्र के उपयोग करके उपभोक्ता का संतुलन कैसे किया जाता है। तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन, तो चलते हैं। पहला है कि उपभोक्ता की आय एवं बाजार में, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य जिनके आधार पर मूल्य रेखा प्राप्त की जा सके, ठीक है। क्या है? मूल्य रेखा प्राप्त की जा सके। सेकंड है कि उपभोक्ता का तटस्थता मानचित्र, समझ गए। तो इन दोनों बातों को मिलाकर हम लोग उपभोक्ता का संतुलन को क्लियर करेंगे तटस्थता वक्र के द्वारा। जैसा अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मान लिया जाए कि उपभोक्ता है, ठीक है, जिसकी आय दी हुई है तथा वह अपनी संपूर्ण आय को केवल एक्स तथा वाई वस्तुओं पर खर्च करता है, समझ गए। कौन? एक्स और वाई। यह भी मान लिया जाए कि बाजार में इन दोनों वस्तुओं के मूल्य ज्ञात है। अब उपभोक्ता की आय एवं वस्तुओं के मूल्य के आधार पर हम मूल्य रेखा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग चित्र में कि एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को बतलाया गया है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु को बतलाया गया है। और जो एक रेखा हम लोग को जो प्राप्त है वो सी बी है, ठीक है। और वही कह रहा है कि आपका बी तथा सी को मिला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि खर्च करें, ठीक है, कि अगर मान लिया जाता है, ठीक है, कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को केवल एक्स वस्तु पर खर्च करे, ठीक है, तो उसे एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा प्राप्त होती है। और उसी प्रकार यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को केवल वाई वस्तु पर खर्च करे तो उसे वाई वस्तु की ओसी मात्रा प्राप्त होती है। अब यदि बी तथा सी को मिला दिया जाए, ठीक है, बी तथा सी को इसको मिला दिया जाए, ठीक है, तो मूल्य रेखा बीसी प्राप्त होगा, है ना। ये रेखा क्या होगा? आपका मूल्य रेखा होगा, जिसे बीसी कहेंगे। चूंकि मूल्य रेखा उपभोक्ता की आय एवं वस्तुओं के मूल्य के आधार पर तैयार की जाती है, अतः इसे आय मूल्य रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? आय मूल्य रेखा भी कहेंगे। इसे बजट रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बजट रेखा भी कहते हैं। यदि बीसी के विभिन्न वस्तुओं से ओसी तथा ओबी, ये देखिए ओसी, ये ओसी हो गया, ये ओबी, ठीक है, ओसी तथा ओबी पर कई लंबवत अथवा
बड़ी रेखाएं खींची जाए तो x तथा y के अनेक संयोग बनेंगे जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। ठीक है। अब समस्या केवल यह है कि उन विभिन्न संयोगों में से किस संयोग को चुना जाए जो उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त कर सके। ठीक है, क्या है? अधिकतम संतोष प्राप्त कर सके। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि इसके लिए हम, ठीक है, इन बातों को ध्यान में ध्यान देने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x तथा y वस्तु के बीच उपभोक्ता के अधिकतम कर्मों, ठीक है, को जानना भी आवश्यक है, जानना पड़ेगा। और ये अधिमान क्रम तटस्थता की वक्र रेखाओं अथवा तटस्थता के मानचित्र के माध्यम से प्रकट किए जा सकते हैं। बगल में उपभोक्ता का तटस्थता मानचित्र दिया गया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि समस्या केवल तटस्थता वक्र की रेखाओं को इससे पहले चित्र में दी गई मूल्य रेखा जो आपका BC यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और स्थापित करने की, और इसे अलग पृष्ठ में हम लोग देख पाएंगे अगला में दोनों को मिलाकर कि संतुलन कहाँ पर होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर आपका कीमत रेखा, ठीक है, और फिर एक तटस्थता मानचित्र, समझ गए कि दोनों को अलग अलग स्थिति में क्या है, जैसे कि कल के क्लास में देखे थे। अब देखिए आप लोग अगला पार्ट जो है, जो उपभोक्ता का संतुलन है, यही इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि इसके अंतर्गत हम लोग इसी का जिक्र करने वाले हैं, इसी को अच्छा से समझने वाले हैं, और ये समझे तो समझे। तो देखिए आप लोग को बता दें कि उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक संतोष देने वाले संयोग उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर मूल्य रेखा BC की तटस्थता की वक्र रेखा को स्पर्श करती है। ये पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है, याद करना चाहिए। तो देखिए आप लोग BC जो रेखा हम लोग पार्ट अलग अलग करके देखे थे, BC अलग देखे थे, ठीक है, और फिर मानचित्र अलग देखे थे। आप दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग को M बिंदु पर, है ना, IC2 रेखा को स्पर्श करते हुए M बिंदु से गुजरती है। ठीक है। आप देखिए यदि हम इस चित्र में पहले से दो चित्रों को मिला दें जो अभी हम लोग पहले देखे थे, ठीक है, उसे मिला देते हैं तो देखेंगे कि इस चित्र के मूल्य रेखा BC तटस्थता की वक्र रेखा है और IC2 को M बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, जो जैसा अभी हम बतलाएं आप लोग को। ठीक है। अतः उपभोक्ता का संतुलन बिंदु M होगा जब वह X वस्तु की OQ मात्रा, ठीक है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं OQ मात्रा, ठीक है, तथा Y वस्तु की OR मात्रा खरीद कर अधिकतम संतोष प्राप्त करेगा। तो इस तरह से इस फिगर की चर्चा हम लोग किए। तो इस प्रकार तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है जिस बिंदु पर मूल्य रेखा तटस्थता की वक्र रेखा को स्पर्श करती है। पॉइंट नोट करने योग्य है सब, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। इस बिंदु पर दो वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर उनके मूल्य के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर M बिंदु में आपका क्या होता है, बराबर होते हैं। अब मूल रेखा तथा तटस्थता की वक्र रेखा का झुकाव एक ही होता है, ठीक है। तटस्थता की वक्र रेखा मूल बिंदु की ओर क्या है, उन्नतोदर होती है, समझ गए, ये जो उन्नतोदर ऐसे उभरा हुआ भाग, समझ गए। अब आप लोग को बता दें कि तथा वस्तुओं के बीच की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई दर होती है, समझ गए। तो आप लोग को बताएं कि ये वाला जो पॉइंट था यहाँ, ठीक है, वो और ये वाला पैराग्राफ पूरा, ठीक है, याद करने योग्य है और ये सब नोट करने योग्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसा कि इसमें आप लोग देख पाएं कि कौन सा आपका अधिकतम संतोष की प्राप्त की बात की जाए, है ना, कि अधिकतम संतोष किस तटस्थता वक्र, तो IC3 यहाँ पर साफ दिख रहा है ना। संतुलन बताया जा रहा है कि IC2 में प्राप्त M बिंदु पर हो रहा है ना, और उसी का पूरा विवरण इस पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पाए, ठीक है। अब आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है, कि कह रहा है कि निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन इस बिंदु पर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, समझ गए। तो चलिए पहला क्या है कि किस पर, तो जिस बिंदु पर मूल्य रेखा तटस्थता की वक्र रेखा को स्पर्श करती है, नोट करने योग्य बातें हैं। सेकंड है कि आपका जिस बिंदु पर मूल्य रेखा तटस्थता वक्र की रेखा का झुकाव एक ही होता है, ये भी है, ठीक है, एक ही होता है, समझ गए। और थर्ड है कि आपका जिस बिंदु पर दो
वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर उनके मूल्य के अनुपात बराबर होती है। समझ गए। चौथा क्या है, जिस बिंदु पर वस्तुओं के बीच की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होता है। ठीक है। और आपका है पांचवा जो है, जिस बिंदु पर तटस्थ वक्र की रेखा मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। समझ गए। तो इन सभी बातों को, पांचों बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इस तरह से हम लोग देख पाए कि उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता का संतुलन आईसी वक्र का कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे होता है आईसी द्वारा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब आप लोग बता दें कि आय एवं मूल्य में परिवर्तन की बात। समझ गए। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम तक उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन यह मानकर किया था हम लोग अभी। ठीक है, कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। समझ गए, स्थिर है तथा दोनों वस्तुओं के मूल्य बाजार में दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों वस्तुओं के मूल्य बाजार क्या है, दिए हुए हैं। लेकिन यह केवल स्थिर अर्थव्यवस्था, ठीक है, में ही संभव है। हम जिस अर्थव्यवस्था में रहते हैं वह अस्थायी ना होकर गतिशील है। ठीक है, अस्थायी ना होकर क्या है, गतिशील है, और जिसमें उपभोक्ताओं की आय एवं वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः गतिशील अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करके, ठीक है, करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने आय प्रतिस्थापन एवं मूल्य प्रभावों, ठीक है, की चर्चा की है। यहाँ स्मरणीय है कि मूल्य में कमी के आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में नहीं की गई थी, और जो उस विश्लेषण की महत्वपूर्ण कमी थी। ठीक है, अब हम ये जो प्रभाव है उसका पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं, है ना, उसका विश्लेषण अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम अभी देखें हम लोग कि आय प्रभाव। ठीक है, तो अभी हम लोग आय प्रभाव की बात करेंगे। समझ गए। और आप लोग को बता दें कि अच्छा से आय प्रभाव आप लोग को समझना चाहिए। समझ गए। तो आय प्रभाव, यदि वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन ना हो, है ना हो, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि अथवा कमी हो, तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, पर उपभोक्ता की आय में कमी भी हो सकता है या फिर वृद्धि भी हो सकता है। तो वह पहले की अपेक्षा, ठीक है, पहले की अपेक्षा अधिक या कम संतोष प्राप्त कर सकता है। इस कारण जो है, पहले का अपेक्षा उसको अधिक या कम संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि उसके पास वस्तुओं पर खर्च करने के लिए पैसा जो अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, उसका आय, ठीक है, आय उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार के प्रभाव को आय प्रभाव कहते हैं। पूरा नोट कर लीजिए। समझ गए कि आय प्रभाव क्या है। अगर शॉर्ट में बोले, दूसरे शब्दों में बात यहाँ पर किया जाए, कि दूसरे शब्दों में आय प्रभाव का मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी खरीद में परिवर्तन का होना है। समझ गए। और इन बातों को हम लोग एक फिगर के माध्यम से, है ना, फिगर में, चित्र में बतलाया गया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आय प्रभाव का आपका क्या है, फिगर। समझ गए। ये आय प्रभाव का ये फिगर है। समझ गए। अगर आप इनको समझ पा रहे हैं तो ठीक, और नहीं तो एक फिगर को आप सब देख सकते हैं। समझ गए। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। क्या कि देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है क्या है कि चित्र में स्पष्ट, ठीक है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, चित्र में, ये वाला चित्र, ठीक है, कहती है कि आपका उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी मूल्य रेखा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो देखिए, आप लोग का बता दें कि मूल्य रेखा आप लोग के यहाँ पर देखिए M1 वाला है, M2 है, M3, M4। तो अभी यहाँ पर आया मूल्य रेखा, है ना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है ऊपर की ओर। समझ गए। इसी बात का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे। और वह क्रमशः तटस्थता की ऊंची वक्र रेखाओं पर पहुंचता जाता है, और चित्र में मूल्य रेखा MN से बढ़कर क्रमशः M1, है ना, M1 N1, M2 N2 तथा M3 N3 हो जाती है। और इसी प्रकार तटस्थता की वक्र रेखा IC1 से ऊपर होती है हुई क्रमशः IC2, IC3, IC4 हो जाती है। और चित्र में मूल्य रेखाओं का परिवर्तन यह बतलाता है कि आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता पहले की अपेक्षा दोनों वस्तुओं की कीमत मात्रा खरीदने में सक्षम है। समझ के, ये क्या है, वृद्धि की स्थिति में है। यही कारण है कि उपभोक्ता का प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक संतुलन बिंदु Q1 है,
लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से यह क्रमशः ऊपर उठकर Q1, Q2 और Q3, ठीक है, अलग अलग बिंदु प्राप्त होते हैं। और यही यदि इस विभिन्न संतुलन बिंदुओं से, ठीक है, होती हुई एक रेखा खींची जाए तो उसे आय उपभोग रेखा कहा जाएगा। ठीक है, क्या? आय उपभोग रेखा, जिसको यहाँ पर आपको ICC से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और चित्र में बताया जा रहा है कि रेखा ICC रेखा इस रेखा का द्योतक है कि आय उपभोग रेखा यह बतलाती है कि यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसके दोनों वस्तुओं के उपभोग में किस प्रकार परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आय उपभोग रेखा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के आय प्रभाव को दिखलाती है या प्रकट करती है। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्या था कि आय, ठीक है, आय प्रभाव के संदर्भ में। समझ गए? अब देखिए, सभी आय उपभोग रेखाएं ऊपर दाहिनी ओर उठी हुई होती है। समझ गए? जैसा कि यहाँ पर भी चित्र में बतलाया गया है कि सभी आय उपभोग रेखा जो है दाहिनी की ओर उठी हुई थी। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि तीनों आय उपभोग रेखा, समझ गए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दाहिनी ओर उठी हुई है। और इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से वह अवश्य ही दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदेगा। ठीक है, क्या है? अधिक मात्रा खरीदेगा। और सामान्य वस्तुओं के संबंध में ICC का यही आकार होता है, यानी आय का प्रभाव क्या होगा? धनात्मक होता है। समझ गए? ये भी नोट कीजिएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आय उपभोग रेखा ऊपर बाईं तरफ अथवा नीचे दाईं तरफ, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, समझ गए, झुका करती है। और ऐसा संभव है कि कुछ समय तक आय उपभोग रेखा ऊपर बाईं ओर झुके, जैसा कि चित्र में ICC1, ठीक है, ICC1 है, तथा आपका अथवा नीचे दाहिनी तरफ झुके, ठीक है, जैसा कि चित्र में आप लोग को ICC2 को दिखलाया गया है। समझ गए? यहाँ पर जैसे देखिए, समझ गए, झुकते झुकते ये पूरा ही आपका इधर पूरा घूम गया। समझ गए? इसके बारे में बात किया गया है। तो कुल मिलाकर बात देखा जाए कि इसमें इन परिस्थितियों में आय उपभोग रेखा यह दिखलाती है कि एक बिंदु, समझ गए, एक बिंदु के बाद उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी वह दोनों वस्तुओं में से किसी एक का कम उपभोग करता है। ठीक है, और यह तब होता है जब दोनों वस्तुओं में से एक निम्न कोटि की वस्तु है ना, जो जिसे गिफेन गुड्स भी कहते हैं। समझ गए? गिफेन गुड्स भी कहते हैं, गिफेन वस्तु भी कहते हैं। समझ गए? निम्न वस्तु को गिफेन वस्तु भी कहते हैं। तो जो यहाँ पर दिखलाया गया, तो देखिए इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने का प्रयास किया गया कि आय उपभोग रेखा ICC1 है तो X वस्तु की निम्न कोटि की होगी, है ना, ये निम्न कोटि की वस्तु होगी X वस्तु की, अगर ICC1 है तो। उसी तरह जब अगर ICC2 आय उपभोग की रेखा है तो Y वस्तु निम्न कोटि की वस्तु होगी। यदि आय उपभोग रेखा ICC दाहिनी ओर ऊपर उठती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक है। ठीक है, क्या है? आय प्रभाव क्या है आप लोग का? धनात्मक है। लेकिन यदि यह पीछे की ओर, ठीक है, अथवा बाईं ओर झुके या नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुके तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु के पश्चात एक वस्तु के लिए क्या है? आय प्रभाव ऋणात्मक है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि आय प्रभाव। समझ गए? अब हम लोग आप लोग को बता दें कि आय प्रभाव हम लोग क्लियर देखने के बाद आप लोग को अब हम प्रतिस्थापन प्रभाव की ओर ले चलते हैं। समझ गए? चलिए आइए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, चलिए। तो कहता क्या है कि जब दो वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में इस प्रकार परिवर्तन होता है, समझ गए, ऐसा परिवर्तन होता है कि उपभोक्ता न तो पहले से अच्छी स्थिति में रहता है, क्या है, पहले से अच्छी स्थिति में रहता है, और ना ही बुरी स्थिति में है। ठीक है,
तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। समझ गए? यहाँ से आप लोग को जानना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहता है, कि ना वो पहले से अच्छी स्थिति में होगा और ना बुरी स्थिति में होगा, तो वैसे स्थिति को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जा सकता है। समझ गए? और इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। दो वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की महंगी, ठीक है, तथा दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है, लेकिन उपभोक्ता नए सापेक्षिक मूल्यों के अनुसार अपनी खरीद में इस प्रकार समायोजन करता है कि वह एक ही तटस्थता की वक्र रेखा पर नए संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है। क्या? नए संतुलन बिंदु पर पहुंचता है। और उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि वह, ठीक है, वह सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आय में हुए परिवर्तन को निष्क्रिय बना देता है, ताकि उपभोक्ता पहले से ना तो अच्छी स्थिति में रहता है और ना बुरी स्थिति में, यानी उसके संतोष में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इस स्थिति परिस्थिति को भी हम लोग एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है ना। इस फिगर से समझने का प्रयास कीजिएगा प्रतिस्थापन प्रभाव को। चित्र में बताया जाता है कि y के रूप में उपभोक्ता की आय में कमी हुई है, ठीक है, y के रूप में उपभोक्ता की आय में कमी हुई है, तथा x के रूप में आप लोग को बता दें कि x के रूप में उपभोक्ता की आय में क्या होता है, आप लोग का वृद्धि होता है। समझ गए? हुई है, क्योंकि y के मूल्य में सापेक्षिक वृद्धि तथा x के मूल्य में कमी हुई है। इस प्रकार x तथा y के सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के कारण जो है ना, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के कारण जो है उपभोक्ता पहले की अपेक्षा न तो अच्छी स्थिति में और न बुरी स्थिति में है। स्पष्ट है कि सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप y के रूप में उपभोक्ता की, ठीक है, आय में जो कमी होती है उसकी क्षतिपूर्ति x के रूप में उपभोक्ता की आय में वृद्धि से हो जाती है। और चित्र में सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण पुरानी मूल्य रेखा नई मूल्य रेखा M1 N1 में परिवर्तित हो जाती है, तथा उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q से हटकर Q1 हो गया है, जबकि तटस्थता की वक्र रेखा वही है। जब उपभोक्ता का संतुलन Q था तो वह x वस्तु की OX1 मात्रा तथा, ठीक है, y वस्तु की OY1 मात्रा खरीदता है, ठीक है, खरीदता था। लेकिन जब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q1 हो जाता है तो वह x वस्तु की OX2 मात्रा तथा y वस्तु की OY2 मात्रा ही खरीदता है। समझ गए? और इस प्रकार जो है उपभोक्ता का Q से Q1 की ओर बढ़ना प्रतिस्थापन कहलाता है ना, प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखलाता है। समझ गए? और चित्र के अनुसार x वस्तु अब सस्ती हो गई है तथा y वस्तु महंगी हो गई है, जिसके चलते उपभोक्ता y के लिए x का प्रतिस्थापन करता है, लेकिन वह एक ही तटस्थता की वक्र रेखा पर रह जाता है, जिससे उपभोक्ता न तो पहले से अच्छी स्थिति में रहता है और न बुरी स्थिति में रहता है। और इस तरह से दोस्तों बता दें कि प्रतिस्थापन प्रभाव हम लोग का क्लियर होता है कि प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं। अब हम लोग इसी तरह से आगे देखने वाले हैं मूल्य प्रभाव। समझ गए? और मूल्य प्रभाव आप लोग को समझना चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? चलिए, ऐसा संभव है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन नहीं होने पर भी यदि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अच्छी, ठीक है, पहले की अपेक्षा अच्छी अथवा बुरी स्थिति में पहुंच सकती है, यानी उसके संतोष में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। और इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम को मूल्य प्रभाव भी कहा जाता है। समझ गए? तो आप लोग इन पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा। और कहता है कि मूल्य प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं के, है ना, केवल सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन होता है और आय में कोई क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं होता है, जिससे उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक या कम संतोष प्राप्त करता है। और मूल्य प्रभाव को भी हम लोग एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब हम लोग देखिए इस चित्र में मूल्य प्रभाव को कैसे दिखाया गया है। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग फिगर से क्लियर करेंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स,
तो देखिए फिर चित्र में क्या है कि y के रूप में उपभोक्ता की आय स्थिर है। किसके रूप में? y के रूप में। लेकिन x वस्तु के मूल्य में कमी होने से x के रूप में उसकी आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या है आपका ये स्थिर है और x वस्तु के मूल्य में आपका कमी होने से x के रूप में उसकी जो है आय में क्या है? वृद्धि हो रही है। समझ गए? चलिए, उपभोक्ता का प्रारंभिक संतुलन बिंदु Q है। ठीक है, चूंकि y वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? अतः y के रूप में उपभोक्ता की आय सदा ON रहती है। समझ गए? क्या है ये? देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ON है ना, ON रहती है। लेकिन x वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता का संतुलन Q से हटकर Q1 हो जाता है। समझिए, Q से हटकर क्या होता है? Q1 हो जाता है, जिससे उपभोक्ता अपनी उसी आय से अब, समझ गए, x वस्तु की OM मात्रा की जगह OM1 मात्रा खरीद सकेगा। इसलिए नया आपका संतुलन बिंदु Q1 होगा। ठीक है, तथा नई मूल रेखा NM1 होगी। समझ गए? आप ये रेखा है, उसके बाद ये रेखा हो जाएगा, उसके बाद ये रेखा हो जाएगा। उसी के बारे में बारी बारी से यहाँ पर चर्चा किया गया। तो इस प्रकार x वस्तु के मूल्य में प्रत्येक कमी संतुलन बिंदु है ना, संतुलन बिंदु को Q से घटाकर Q1 Q2 इत्यादि है ना कर देगी। यदि हम विभिन्न संतुलन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ दे तो हमें एक रेखा जो है मिलेगी, जिसे हम लोग कहेंगे मूल्य उपभोग रेखा, जिसको PCC के तौर पर हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो रेखा है, समझ गए? और मूल्य उपभोग रेखा जो है x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके उपभोग में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, और जबकि y के रूप में उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। समझ गए? तो ये सब है फ्रेंड्स, हम लोग देख पाए कि आज की क्लास में तटस्थता वक्र का उपयोग करके उपभोक्ता का संतुलन कैसे किया जाता है, और प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव क्लियर किए। इसी तरह से क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लस में आप लोग बता दें कि हमें भी, ठीक है, मोटिवेट कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।